नमस्ते प्यारे बच्चों आज आप सुनने जा रहे हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान का पाठ धातु एवं अधातु। बच्चों, हम हमारे आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, बर्तन आदि। हम यह भी जानते हैं कि हमारे घर में रखी टेबल लकड़ी की या लोहे की बनी होती है। हमारे घर में रखा प्रेशर कुकर एल्यूमीनियम का बना होता है। हमारे घर में रखी कुर्सी, टेबल प्लास्टिक की या लोहे की बनी होती है। हमारे घर में उपयोग में आने वाले विद्युत तार की बात करें तो वे एल्यूमीनियम, तांबा आदि के बने होते हैं तथा इनके ऊपर रबर अथवा पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर के परिवेश में मौजूद समस्त पदार्थ किसी न किसी धातु से या अधातु से मिलकर बने होते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्मों की तुलना करके हम इनका वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं। लोहे की कील, प्रेशर कुकर, लोहे की कढ़ाई, तवा आदि की सतह को जब हम रगड़ते हैं तो इनमें एक विशेष चमक दिखाई देती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। हम पाएंगे कि लगभग सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K मुलायम होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इसी तरह से अपवाद स्वरूप मरकरी Hg द्रव अवस्था में होती है। हम पाएंगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। लोहे की चद्दर सबने देखी है ना। हमारे घर में रखे बहुत से बर्तन धातुओं को पीटकर ही बनाए जाते हैं। धातुओं को खींचकर तार भी बनाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग विद्युत तारों के रूप में किया जाता है। हम सब ने विद्युत के तार देखे हैं, जिनके ऊपर रबर की या पीवीसी की परत चढ़ी होती है। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने या गोल्ड को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बच्चों, तवे पर हमारी मम्मी जब रोटी सेकती है तो तवा पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। कढ़ाई में जब पूरी निकालती है तो कढ़ाई के कुंदे भी गर्म हो जाते हैं, जबकि कढ़ाई व तवे की पूरी सतह को हमने गर्म नहीं किया। अर्थात धातुओं में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। बिजली के तार धातु के बने होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। बच्चों, विद्यालय की घंटी देखी है ना, जिस पर प्रहार करने से उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को हम ध्वनिकता कहते हैं। हमने धातुओं के लिए धात्विक चमक, भौतिक अवस्था, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, ध्वनिकता के गुणों को समझा। क्या यही सब गुण अधातुओं में भी होते हैं? आइए पता करते हैं। बच्चों, कोयले को, रबड़ को, लकड़ी को हम सब ने देखा है। क्या यह लोहे, एल्यूमीनियम की तरह या हमारे बर्तनों की तरह चमकदार दिखते हैं? नहीं ना बच्चों। अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु हीरा जो एक अधातु है अत्यंत चमकदार होता है। अधातुएं गैस, द्रव व ठोस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H आदि गैस अवस्था में, ब्रोमीन Br द्रव अवस्था में तथा सल्फर S व फास्फोरस P आदि ठोस अवस्था में होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो धातु न होकर एक अधातु है। इसी के साथ देखते हैं कि अधातु पर आघात करने पर यह बिखर जाती है, अर्थात भंगुर होती है। इसका अर्थ यह है कि धातुओं को पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता, न ही अधातुओं को खींचकर उनका तार बनाया जा सकता। अर्थात अधातुओं में न तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और न ही तन्यता का। अधातुओं को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए विद्यालय की घंटी लोहे या पीतल की बनाई जाती है, प्लास्टिक या लकड़ी की नहीं। अधातुएं ऊष्मा की व विद्युत की कुचालक होती है, परंतु
ग्रेफाइट जो एक अधातु है विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की ही बनी होती है। हमने जाना कि भौतिक गुणों में बहुत सारे अपवाद पाए जाते हैं। इस कारण भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु का वर्गीकरण पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। अतः इनके उचित वर्गीकरण के लिए हम रासायनिक गुणों को समझते हैं। आइए चलते हैं बच्चों धातुओं के रासायनिक गुणों की ओर। सबसे पहले हम धातुओं की वायु के साथ दहन की क्रिया को समझते हैं। बच्चों, धातुएं वायु के साथ जलकर धात्विक ऑक्साइड देती है, जैसे कॉपर Cu कॉपर ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक या जस्ता के ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। वायु अर्थात ऑक्सीजन के साथ अलग अलग धातुएं अलग अलग क्रियाशीलता दिखाती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम इतनी तेजी से इस क्रिया में भाग लेती हैं कि इन्हें खुले में नहीं रख सकते, इसलिए इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 व धात्विक ऑक्साइड बनाती है। यह धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाकर ज्वाला उत्पन्न करती है। कुछ धातुओं जैसे कैल्शियम की अभिक्रिया की यह ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करती परंतु गर्म जल से कर लेती हैं। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन या लोहा, जिंक या जस्ता न तो ठंडे जल से न ही गर्म जल से क्रिया करते हैं, परंतु यह धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसी तरह अब हम जानेंगे कि अम्लों के साथ धातुओं का क्या व्यवहार होता है। बच्चों, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अभिक्रिया की तीव्रता के आधार पर मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया दर्शाती है। इससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक या जस्ता, फिर आयरन या लोहा दर्शाते हैं। बच्चों, तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। एक विशेष बात सुनिए बच्चों, जब 3:1 के अनुपात में अर्थात 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl व 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं, जो इतना प्रबल होता है कि गोल्ड या सोने को भी गला देता है। जबकि अलग अलग न तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा कर सकता है और न ही नाइट्रिक अम्ल। अब हम जानेंगे कि धातुएं दूसरी धातुओं के लवणों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। पिछले अध्याय में हमने विस्थापन अभिक्रिया को समझा, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता को समझने के लिए विस्थापन अभिक्रिया ही सबसे सटीक तरीका है, जिससे हम बहुत ही आसानी से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। इसी क्रम में सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मुख्य बात यह है कि यह श्रेणी विस्थापन के प्रयोगों के बाद तैयार की गई है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर तथा सबसे अंत में गोल्ड को रखा गया है। क्या समझे? सबसे ऊपर वाली धातु अर्थात पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा सबसे अंत की धातु अर्थात गोल्ड सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। अब हम समझेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। पिछली कक्षाओं में हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा, संयोजकता कोश को समझा,
संयोजकता कोश के पूर्ण अपूर्ण होने को समझा। इसी के आधार पर हम तत्वों की क्रियाशीलता को समझते हैं। बच्चों, सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह इसे त्याग दे तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो एक स्थायी अष्टक है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऋणायन की कमी सोडियम धनायन का निर्माण करती है। इसी प्रकार क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणायन की वृद्धि क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करती है। दोनों आयनों सोडियम धनायन व क्लोरीन ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, जिससे दोनों मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हमने अभी NaCl के रूप में आयनिक यौगिक के निर्माण को समझा। इसी तरह अन्य आयनिक यौगिकों का भी निर्माण होता है। ये आयनिक यौगिक मजबूत आकर्षण बल के कारण कठोर होते हैं तथा सामान्यतः भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। स्थिर वैद्युत बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील भी होते हैं। आयनिक यौगिकों के विलयन में आयन होते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयन नहीं होने के कारण विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता। अतः हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का विलयन या गलित यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। हमने धातुओं के कई गुणों को सुना और समझा, परंतु क्या हम जानते हैं कि इन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं के इन अयस्कों से शुद्ध धातु को पृथक करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। यह निष्कर्षण अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ धातुएं जैसे सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आदि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अधिक अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि यौगिकों के रूप में ही पाई जाती है। कुछ धातुएं जैसे जिंक या जस्ता, आयरन या लोहा, लेड आदि ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आधारभूत रूप में धातु के ऑक्साइड का अपचयन करके मूल धातु प्राप्त की जाती है। अतः अब यदि कोई अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में है तो पहले उसको धातु ऑक्साइड में बदलना होगा। सल्फाइड अयस्क के लिए यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है तथा कार्बोनेट अयस्क के लिए यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त धात्विक ऑक्साइडों की कार्बन से अभिक्रिया करवाकर धातु प्राप्त की जाती है। अपचायक के रूप में यहाँ कार्बन को लिया गया, जबकि यहाँ अन्य अधिक क्रियाशील धातु को भी अपचायक के रूप में लिया जा सकता है। इसी विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाई जाती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम सूत्र के रूप में Fe2O3 प्लस 2 परमाणु एल्यूमिनियम Al, तीर का निशान 2 परमाणु आयरन Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा के रूप में दर्शाते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमने धातुओं को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा प्राप्त किया, परंतु इस तरह प्राप्त धातुओं में कुछ उपद्रव्य होते हैं। इन उपद्रव्यों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने को धातु का परिष्करण कहते हैं। इस हेतु विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, जबकि अशुद्धियां एनोड पर एनोड पंख के रूप में निक्षेपित हो जाती है। बच्चों, हमने देखा है कि धातुओं की वस्तुओं पर कुछ समय बाद कोई अन्य पदार्थ दिखने लगता है। जैसे चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, जिसमें चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना लेती है। तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग का पदार्थ दिखाई देता है, जो
तांबे की नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया के फलस्वरूप बना कॉपर कार्बोनेट होता है। लोहे पर चढ़ा भूरे रंग का पदार्थ आयरन ऑक्साइड होता है, जो लोहे की नम वायु के साथ क्रिया के फलस्वरूप बनता है। बच्चों, इन्हीं प्रक्रियाओं को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से धातु खत्म होने लगती है तथा उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगती है। इस हेतु पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन जिसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर धातुओं को, विशेषकर लोहे को, जंग लगने या संक्षारण से बचाया जा सकता है। इन विधियों में सबसे उपयुक्त विधि मिश्रात्वन होती है। यह विधि संक्षारण से तो बचाती ही है, साथ ही धातुओं के अच्छे गुणधर्म भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे लोहा शुद्ध रूप में नरम होता है, इसमें कार्बन मिलाने पर यह कठोर हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो लोहे से कठोर व जंग निरोधक होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर ही शीतलीकृत किया जाता है। सोने की अगर बात करें तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा या मरकरी हो तो इस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसी तरह बच्चों, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल तथा तांबा एवं टिन की मिश्र धातु कांसा कहलाती है, जो कि विद्युत की कुचालक होती है, जबकि हम जानते हैं कि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है बच्चों, लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा 8 टन वजनी है। उन लौह कर्मियों ने इस स्तंभ को जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन करने के लिए विश्व के कई वैज्ञानिक यहाँ आ चुके हैं। है ना मजेदार बात? तो कैसा लगा बच्चों? मजा आया ना? अब हम घर पर रहकर धातु व अधातुओं का दोहरान करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपके विज्ञान विषय का ये पाठ था धातु और अधातु। आपने बड़े विस्तार से इसके बारे में जाना, समझा और आपसे ये कहते हैं कि आप भी इसे और पढ़िएगा। आपको इतना बताएं, ये आलेख आपके अध्यापक रोहित प्रजापति का था। समीक्षक के तौर पर थी डॉक्टर गिरिराज किशोरी दाधीच। आज का शिक्षावाणी बस यहीं तक। तो रहिएगा हमेशा किताबों के संग, अपने स्वास्थ्य के संग। आज जो घड़ी की सुइयां हैं बच्चों इजाजत नहीं देती आपसे और बात करने के लिए, क्योंकि हमें कल भी आना है नई मीना की कहानी के साथ, नई कक्षा के नए विषयों और नए पाठ के साथ। तो तब तक अपनी भारती दीदी को और शिक्षावाणी कार्यक्रम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।